आप सुन रहे हैं सिनेमा बोथ विद सौरभ और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। पिछले एपिसोड में मैंने आप सभी को बताया कि कैसे मैंने बनाई अपनी पहली शॉर्ट फिल्म चित्रंजन द मूवी। और आज इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड में मैं आगे की दास्तान आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि चित्रंजन द मूवी बनाने के बाद क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साल था 2009, मैं अपने फाइनल ईयर में था और चित्रंजन द मूवी जो फिल्म थी हमारी, चित्रंजन नाम था उसका, द मूवी हमने लगा दिया था उसके आगे ताकि लोगों को समझ में आए कि ये एक मूवी है, मजाक नहीं है। और उसे यूट्यूब पे भी डाला था, मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में। तो इस फिल्म की रिलीज़ होने के बाद जो हमारा ग्रेजुएशन था वो भी ख़त्म हो चुका था, मतलब कि बीबीए हमारा ख़त्म हो चुका था, छुट्टियां चल रही थी। और ये डिसाइड कर लिया था मैंने और मेरे दोस्त विनोद मिश्रा ने कि हम लोग अब इंदौर चले जाएंगे। इंदौर क्यों जाएंगे? इंदौर हम एमबीए की कोचिंग करने के लिए जाने वाले थे। मगर इंदौर जाने से पहले हुआ यूँ कि ये कीड़ा तो काट ही चुका था, फिल्म मेकिंग वाला। चित्रंजन जो भी दोस्त देख रहा था, जो भी जान पहचान वाला देख रहा था, वो मतलब तारीफ़ कर रहा था। और उसकी तारीफ़ में अब जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो तारीफ़ से ज़्यादा ताज्जुब था कि अरे यार, पिक्चर बना रहे हो तुम, मतलब तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम तो कलाकार हो यार, हमको पता ही नहीं था तुम्हारे अंदर ये सब भी है। क्लास में तो बड़े शांत शांत लगते थे। तो ये सारी चीज़ों को मैं बहुत इन्जॉय कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो अब इंदौर जाना तय था, आगे पढ़ाई करनी थी, एमबीए की कोचिंग करनी थी। तो उससे पहले मुझे लगा कि यार एक शॉर्ट फिल्म और बनानी चाहिए। और इसके लिए मुझे पुश किया मेरे दोस्त अभिमन्यु सिंह ने, बल्लू ने बोला यार कि इंदौर तू जा रहा है, उससे पहले एक शॉर्ट फिल्म और बनाते हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा अभिमन्यु सिंह को लगता था कि हमें शॉर्ट फिल्म जो है वो इंग्लिश में बनानी चाहिए। पता नहीं क्यों उसके जहन में ये बात आई होगी, पता नहीं क्या सोच रहा होगा वो। तो खैर, उसने मुझे बोला कि शॉर्ट फिल्म अपन इंग्लिश में बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं लिखता नहीं था उस वक्त, सोचता था, पॉइंटर्स बना लेता था, पर पूरी पूरी स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, वही डायलॉग्स नहीं लिखता था। अच्छा, क्यों नहीं लिखता था उसका रीज़न मैं आज आपको बताता हूँ। ये दरअसल एक टोटका था, एक सुपरस्टिशन था। हुआ ये था कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मैंने जो पहली फिल्म लिखना चालू की थी, जो दिल चाहता है के स्टाइल वाली थी, दिल चाहता है टाइप की जो फिल्म थी, जिसका नाम मैंने दास्तान लास्ट ईयर सोचा हुआ था, वो मैंने बाकायदा लिखी थी, रजिस्टर में ही लिखी थी, टाइप नहीं किया था उसे, हैंड रिटन थी। पर वो बाकायदा विद डायलॉग थी, विद मतलब जितनी डिटेलिंग उस समय पे मुझे समझ में आ रही थी उसके साथ बाकायदा लिखी स्क्रिप्ट थी वो। और वो मैं नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे कैमरा नहीं मिला था, मतलब नहीं बना पाया था वो फिल्म। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये बैठ गया था, मेरे दिल में ये बैठ गया था कि अगर मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा जैसे कि मैंने दास्तान लास्ट ईयर की स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मैं फ़िल्म नहीं बना पाऊँगा। तो इस तरह का टोटका, मतलब ऐसा मेरा दिमाग थोड़ा सा उस तरीके का है, मतलब बहुत ही बेचैन रहता है हमेशा। मेरा माइंड जो है वो तरह तरह के उसमें थॉट्स आते रहते हैं। तो उस समय ये थॉट मेरे दिमाग को खाया जा रहा था कि अगर मैं लिख दूंगा तो बना नहीं पाऊंगा। तो मैंने जैक ऑफ ऑल भी लिखी नहीं थी, बस उसके पॉइंटर्स लिख दिए थे, डायलॉग्स वगैरह कुछ नहीं लिखे थे। और हमने उसको शूट करना शुरू किया। उस फिल्म में मैं था, अभिमन्यु था, एक मेरा बहुत बहुत अजीज़ दोस्त था रजत हाजरा, रजत था उस फिल्म में। और नंदू मेरा एक दोस्त था, नरेंद्र सिंह। और एक मेरा जूनियर था, बहुत छोटे भाई की तरह था, वेद वेद भी था उस फिल्म में। तो हमने वो फिल्म में, मतलब हम लोग जाते थे शूट करने, वहीं वहीं पे मैं उनको डायलॉग बताता था कि ये लाइन बोल दो, ये लाइन बोल दो। और हम शूट करते थे, बिल्कुल बेहुदा इंग्लिश डायलॉग्स थे उसमें, जिसकी ग्रामर की वाट लगी हुई थी, क्योंकि इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है। आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश। और ये मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ ये मुझे भी नहीं पता।
तो खैर इंग्लिश में वो फिल्म पूरी हमने बनाई अंग्रेज़ी में, और मतलब अपार लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला था उस फिल्म को शूट करते वक्त। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग हॉलीवुड में काम कर रहे हैं। यानी उस समय मैं जानता नहीं था कि क्रिस्टोफर नोलन कौन है। क्रिस्टोफर नोलन कौन है ये मैं नहीं जानता था, पर फीलिंग वैसी आती थी मुझे कि यार मैं या तो स्टीवन स्पीलबर्ग हूँ या नोलन हूँ, उससे नीचे का तो सोचता ही नहीं था मैं। तो ये फिल्म शूट की, सिर्फ शूट की, और उसके बाद फिर मैं इंदौर निकल गया, इंदौर चला गया। मैं और विनोद मिश्रा हम लोग इंदौर निकल गए, और इस फिल्म को एडिट करने का जो पूरा दारोमदार था वो अभिमन्यु और रजत के हवाले था। उन लोगों ने एडिट करना चालू किया, हम तो इंदौर निकल गए थे। फिर कुछ कुछ पोर्शंस तो थे वो अभिमन्यु ने एक्स्ट्रा शूट किए, उसे लगता था कि स्टोरी की डिमांड है। मतलब अभिमन्यु एक्चुअली खुद के कुछ शॉट्स लेना चाहता था, स्टोरी की डिमांड नहीं थी। तो जो भी हो उसने एक्स्ट्रा वो शूट किया और जैक ऑफ ऑल तैयार किया, और मुझे सीडी जो थी उसकी सीडी बन करके, सीडी राइट करके उसने मुझे इंदौर भेजा, और मैंने वो फिल्म डीवीडी प्लेयर में देखी। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जैक ऑफ ऑल जो फिल्म थी वो हमने शूट कैसे की थी, मतलब उसमें रिसोर्सेस क्या हमने यूज़ किए थे। जैक ऑफ ऑल फिल्म जो थी वो शूट हुई थी रजत हाजरा के टीजी कैम में। आपको याद होगा एक डिजी कैम जैसी चीज़ होगी, डिजी कैम जैसी एक चीज़ हुआ करती थी। मतलब वो फ़ोटो खींचने वाला कैमरा था जिसमें साउंड जो थी, साउंड रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती थी। उस कैमरे की खासियत जो थी, रजत हाजरा के पास जो डीजी कैम था उसकी खासियत ये थी कि उसमें वीडियो 3 कलर में रिकॉर्ड होते थे। मतलब उसमें कलर टोन्स थे, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। तो ये जब मुझे पता चला कि यार ये 3 कलर में शूट होगा, बस मेरे लिए इतना काफ़ी था कि यार अपन रंग बिरंगी पिक्चर बनाएंगे। तो उसमें हमने एक फील दिया था कि जो प्रेजेंट उसमें टू एंड फ्रो टाइप का नरेटिव था उसका। टू एंड फ्रो कहना मतलब नॉन लीनियर नरेटिव था। मैं भी अभी पुराने ज़माने की बात करते करते एकदम एमेच्योर टाइप की बातें कर रहा हूँ। नॉन लीनियर नरेटिव था वो। तो उसमें जो प्रेजेंट वाले जितने सीन्स थे वो सभी सीन्स में हमने ग्रीन टोन दिया था, और जो पास्ट वाले सीन थे उसे रेड रखा था। उसी में एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन हासिल हो गया था हमको कि यार ये तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम साइंस के परे निकल गए हैं। हम मतलब ये शहर हमारे लिए बहुत छोटा है, इस तरीके के ख्याल हमारे मन में आने लगे थे। उसके बाद फिर हमने उसका पूरा रिकॉर्डिंग जो था, वॉइस डबिंग, वो हमने मोबाइल फ़ोन पे किया था। और अगेन विंडो मूवी मेकर में वो पूरी फिल्म रजत ने एडिट की थी। रजत मुझे मतलब अब वो फिल्म कहीं अवेलेबल नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और अगर मेरे किसी दोस्त के पास वो फिल्म है तो प्लीज़ उसे वो डिलीट कर दे और किसी को ना दिखाए। मैं मतलब रिक्वेस्ट, मैं अगर वो पैसा मांगेगा तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, पर वो फिल्म प्लीज़ आप किसी को मत दिखाइएगा। अगर आपके पास है तो उसे डिलीट कर दो, या अकेले में खुद देखा करो, हंस लिया करो। तो वो फिल्म बनाने में तो बड़ा मज़ा आया था, पर और उसको जब इंदौर में हमने देखा तो और मज़ा आया। और पता नहीं क्यों मतलब उसकी सब तारीफ़ भी कर रहे थे। मुझे नहीं समझ में आया कि या तो वो मेरे दोस्त जो थे वो मेरा दिल रखना चाहते थे। जो इंदौर में मेरे नए दोस्त बन गए थे, हम लोग कोचिंग कर रहे थे इंदौर में। इंदौर में हम लोग पीटी एजुकेशन नाम के एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहे थे, जो ट्रेजर आइलैंड के बिल्कुल बगल में था। वहाँ हम कोचिंग कर रहे थे, और हमारे जो नए दोस्त बने थे इंदौर वाले, उन सबको हमने जैक ऑफ ऑल दिखाई थी, और उन सबको बहुत पसंद आई थी, पता नहीं क्यों। या वो सारे के सारे दोस्त झूठे थे, जो भी हो। तो अब अपन इंदौर आ गए थे। इंदौर में एमबीए की कोचिंग कर रहे थे। पर जितने भी दोस्त थे हमारे इंदौर वाले, जो नए नए दोस्त बने थे, उसमें से एक जो ख़ास दोस्त था, जो आज भी अपना दोस्त है, और अगर आपने मेरा काम देखा होगा तो आप मेरे उस दोस्त से वाकिफ़ होंगे, जिसका नाम है पुष्पेंद्र तिवारी।
तो पुष्पेंद्र तिवारी जो है, जो मेरी बहुत सारी फ़िल्मों में, बहुत सारी वेब सीरीज़ में एक्ट कर चुका है, उससे भी मेरी मुलाकात इंदौर में ही हुई थी और उसने भी जैक ऑफ ऑल देखी थी और वो भी मेरा फ़ैन बन चुका था। मतलब ये सारे जो दोस्त थे वो हमें स्टूडेंट की तरह ट्रीट ही नहीं करते थे, मुझे खासकर, क्योंकि विनोद तो था वहाँ जाते, मतलब शुरू में वो फिल्म मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाता था, पर इंदौर जाने के बाद वो सीरियस हो गया। मतलब उसने बोल दिया, भाई तू देख, तेरा जो भी है कीड़ा फिल्म मेकिंग का, उसके बारे में अपन शाम को चाय पीने जब जाएंगे तभी डिस्कस करेंगे, उसके अलावा मुझे पढ़ाई में ध्यान देना है। तेरे को नहीं पढ़ना है मत पढ़, तुझे आगे पता नहीं क्या करना है, पर मुझे एमबीए करना है। विनोद ने एकदम क्लियर कर दिया था, है ना। तो मुझे, जो बाकी मेरे दोस्त लोग थे, वो समझने लगे थे यार ये कुछ अलग है, ये मतलब कुछ करेगा, ये एमबीए नहीं करेगा। तो और उसी समय फिर ये थ्री इडियट्स भी रिलीज़ हो गई। थ्री इडियट्स रिलीज़ हुई तो सबको पैशन वैशन के बारे में पता चल गया, है ना। और उनको मैं ही दिखता था कि यार ये एक बंदा है जो पैशन फॉलो करेगा। मतलब कुछ था, मतलब जो भी मुझसे मिलता था वो यही कहता था कि यार तुम क्यों एमबीए करना चाहते हो, तुमको तो वही करना चाहिए जो तुम कर रहे हो। और पता नहीं क्यों वो एक साल जो था, जो हमने ड्रॉप लिया था एमबीए की कोचिंग करने के लिए, वो एक साल मेरे लिए तो बिल्कुल एक विपासना वाला साल हो गया, जिस साल में सिर्फ मैं अपने ही साथ था, हालांकि दोस्तों के साथ था, पर उस एक साल वो अगर मैं ड्रॉप लेके इंदौर नहीं जाता तो शायद मैं वो नहीं बन पाता जो आज मैं हूँ। अच्छा बुरा जो भी हूँ, पर उस एक साल का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस एक साल में मुझे ये पता चल गया था कि यार मैं कुछ और नहीं कर सकता। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, आपको यकीन नहीं होगा, पर मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था, ठीक ठाक से ऊपर। मतलब अभी मैं अच्छा बोल भी नहीं पा रहा हूँ अपने मुंह से, क्योंकि अच्छा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि ये है कि सच्चाई है कि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे टेस्ट में। और जो वहाँ पे जीडीपीआई होते थे, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रेडिंग थी मेरी। और टीचर्स को ये लगता था कि अच्छे मार्क्स आएंगे इसके एमबीए के एंट्रेंस में। तो एमबीए के एंट्रेंस में क्या हुआ ये तो मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल इंदौर में कुछ दोस्त बनाए, कुछ दोस्त ऐसे बनाए जो आज तक मेरे साथ हैं, और वापस रायपुर चला गया। रायपुर वापस आया और अभी एंट्रेंस जितने भी एग्ज़ाम थे, कैट मैट होता था उस समय, महाराष्ट्र सीईटी, ये सारे एग्ज़ाम मैंने अपीयर हो गया इन सारे एग्ज़ाम्स में। और उसके बाद फिर मैं खाली हो गया, इन एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आने का वेट करने लगा। और तभी मेरे दिमाग में एक और स्टोरी ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उस स्टोरी का नाम था रोल। जी हाँ दोस्तों, रोल नाम की ये कहानी, मतलब मुझे लगता था कि एक कहानी हमें बनानी चाहिए थोड़ी लंबी। अब तक तो हमने 2 शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अब मैं सोच रहा था थोड़ी बड़ी, 1 घंटे की, 1 डेढ़ घंटे की कोई पिक्चर बनाई जाए। तो ये रोल की कहानी मेरे जहन में आई, एक क्राइम बेस्ड कहानी, जो मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर तो उस समय रिलीज़ नहीं हुई थी, ये साल तो 2010, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 में आई थी। 2010 में मुझे लगता था कि रायपुर का बैकड्रॉप लेके एक गैंगस्टर मूवी बनाते हैं। गैंगस्टर तो नहीं थी वो बेसिकली, मतलब कि क्राइम बेस्ड स्टोरी थी कि कैसे कॉलेज के लड़के जो होते हैं वो क्राइम वर्ल्ड में उनकी एंट्री हो जाती है ना चाह के भी। इस तरीके की कुछ कहानी थी वो। और उसे भी वही, अगेन मैंने लिखा नहीं था, मतलब कि डायलॉग्स वगैरह कुछ नहीं लिखे थे, सिर्फ पॉइंटर्स बनाए। पर उसकी कास्टिंग बहुत बड़ी थी, बहुत बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। उन सारे एक्टर्स को मैं वहीं पे शूट पे ही, लोकेशन पे ही डायलॉग्स बताता था। अब मैं अगर पीछे पलट के सोचता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता यार कि मैं वो कैसे कर लेता था। आज की डेट में अगर कोई मुझे कहे कि वैसे ही जाके शूट करो, एक सीन भी नहीं शूट कर पाऊँ मैं विदाउट स्क्रिप्ट। जब तक मेरे हाथ में आज बाउंड स्क्रिप्ट नहीं होती मैं शूट नहीं कर पाता। पता नहीं कैसे उस वक्त मैं ये सब कर लेता था। तो खैर, उस फिल्म की शूटिंग की हमने,
बहुत सारी लोकेशंस में रायपुर में घूम घूम के हम शूट करते थे। सुबह से निकल जाते थे और मतलब गर्मी का मौसम था और मैं खुद एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसमें। मेरे कैरेक्टर का नाम था बल्ले, बालेंद्र सिंह ठाकुर, जिसे सब बल्ले कहते थे। और मेरा दोस्त बल्लू, अभिमन्यु सिंह, उसने एक परशुराम यादव नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था ऐसा मुझे लगता है, और बल्लू ने उसे बेहतरीन तरीके से निभाया भी था। विनोद मिश्रा जो मेरा दोस्त था, उसने भी एक छोटा सा रोल किया था। शशांक कोपरे, जो बीबी में मेरे दो ही दोस्त थे जैसा मैंने बताया था, विनोद और शशांक, उसने एक बेहतरीन रोल किया था। पीटर मेरा एक दोस्त है, रोहित दूत कुंवर, उसने एक बहुत बढ़िया रोल किया था। तो ये दोस्ती यारी में, दोस्तों यारों के साथ ये फिल्म हमने बनाई और मजाक मजाक में यार 70 मिनट की वो पिक्चर बन गई। अब इस समय तो अपने पास हैंडी कैम भी आ चुका था, है ना। मुझे हैंडी कैम ही तो नहीं मिला था, जिसकी वजह से मैं दास्तान लास्ट ईयर नहीं बना पाया था। और इस वक्त मुझे इमरान भाई का हैंडी कैम मिल चुका था। इमरान भाई बहुत बढ़िया इंसान है, रायपुर में रहते हैं और जिम था उनका उस वक्त। अभी वो क्या करते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर इमरान भाई आप जहाँ भी हो, आप खुश रहो, सलामत रहो। इमरान भाई एक रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म में और उन्होंने अपना हैंडी कैम हमें यूज़ करने दिया था, जो उन्होंने उस वक्त हमें बताया था कि इंडिया में ये हैंडी कैम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, उनके पापा दुबई से लेके आया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, पर इमरान भाई वॉज वेरी क्यूट। सो ही टोल्ड अस दैट दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। कैमरा जो था वो अपने आप में एक अलग कैमरा था, एंड एक्चुअली दैट कैमरा वॉज रियली वेरी गुड। दैट हैंडी कैम वॉज रियली अमेजिंग, इट गेव रियली गुड रिजल्ट्स। तो अच्छा खासा शूट किया हमने, 70 मिनट की पिक्चर बन गई। और इस बार इस फिल्म को एडिट किया अभिमन्यु सिंह ने, और इस बार मूवी मेकर में नहीं किया। इस बार उसने एक नई चीज़ खोज निकाली थी, एक नया सॉफ्टवेयर खोज निकाला था जिसका नाम था पावर डायरेक्टर। तो उसने पावर डायरेक्टर में ये पूरी फिल्म एडिट की और मैंने अपने घर वालों को ये पिक्चर दिखाई, पापा मम्मी को ये फिल्म दिखाई। थोड़ी बहुत गाली गलौज भी थी इस पिक्चर में, थोड़ा डरा हुआ था मैं कि दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, पर मैंने उनको ये फिल्म दिखा दी। और इस वक्त तक मेरा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैट का और महाराष्ट्र सीईटी का रिज़ल्ट आ चुका था। मैट में भी मेरे परसेंटाइल काफ़ी अच्छे थे और महाराष्ट्र सीईटी में तो बहुत ही अच्छे थे। महाराष्ट्र सीईटी में मुझे अच्छे कॉलेज मिल रहे थे एमबीए के लिए, पुणे यूनिवर्सिटी भी मुझे मिल रहा था। तो इस वक्त मैंने पिक्चर अपने पापा मम्मी को दिखाई। मैंने इससे पहले कभी उनके साथ ये डिस्कस नहीं किया था, दो दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई एम मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल। आई हैव मेड 2 शॉर्ट फिल्म्स एंड आई एम मेकिंग दिस वन ऑल्सो। दे वर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, बट मैंने कभी उनके साथ ये डिस्कस नहीं किया था कि मैं यही करना चाहता हूँ, मैं फ़िल्म ही बनाना चाहता हूँ। पर जब मैंने ये फिल्म अपने घर में दिखाई तो अपने आप ही मेरे मम्मी पापा को समझ में आ गया दैट आई वॉन्ट टू बी ए फिल्म मेकर, आई डोंट वॉन्ट टू डू MBA। मेरे पापा ने मुझे उस वक्त कहा कि अगर तुम्हें यही करना है तो फिर अच्छे से करो, इसकी पढ़ाई करो, प्रॉपर वे में करो। और उस वक्त जिस हिसाब से मेरे घर वाले बिल्कुल मेरा साथ देने के लिए तैयार थे, मैं तैयार नहीं था। मतलब इतनी आसानी से मेरे घर वाले मेरे सपनों को समझ गए, ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी मतलब मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इस चीज़ को लेने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, पर मैं पता नहीं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं श्योर नहीं था। तो अब MBA के एडमिशन्स चालू हो गए थे और मैं विनोद के साथ पुणे गया था कॉलेजेस का पता करने। अभी तक तो यही था कि MBA करना है। हालांकि घर वालों ने एक अपनी तरफ से दिखा दिया था कि दे हैव नो प्रॉब्लम, अगर मैं फिल्म मेकिंग को परस्यू करूँ आगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, ये तो घर वालों ने बता दिया था। पर मैं ही थोड़ा डरा हुआ था। एक होता है ना कि घर वालों से आप एक्सपेक्ट करते हो कि घर वाले शायद बंदिश डालेंगे, शायद वो रुकावट डालेंगे, शायद वो आपको नहीं समझेंगे।
पर मेरे साथ तो शुरू से ऐसा नहीं हुआ, शुरू से वो समझ ही रहे थे, और ये पहला ऐसा वाक़या था जब मुझे ये पता चला कि मेरे घर वाले आगे भी हमेशा मेरा सपोर्ट करने वाले हैं। बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। सो हम पुणे चले गए और पुणे में कॉलेजेस पता करना चालू किए। हम कॉलेजेस घूमने लगे। तो उस समय इंदिरा कॉलेज जो था, वहाँ पे मैं और विनोद पहुँचे। विनोद को एडमिशन लेना था एमबीए में, मुझे भी एमबीए का ही एडमिशन लेना था। और वहाँ पे हमसे मिलने वाला था विनोद के एक फ्रेंड का फ्रेंड, जिसका नाम था योगेश गोपलानी, जो आगे चल के हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया, मेरा और विनोद का। आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। योगेश वहाँ से मतलब उस कॉलेज के सामने, इंदिरा कॉलेज के सामने एक टपरी थी, चाय की टपरी थी, वहाँ वो हमसे मिलने आया, हम दोनों से। और यही जो योगेश था, वही विनोद की एडमिशन में मदद करने वाला था, एमबीए के एडमिशन में। हम लोग, हाँ, विनोद की मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि इवेंचुअली विनोद ने ही एडमिशन लिया था एमबीए में। हम दोनों के एमबीए के लिए एडमिशन में मदद करने वाला था योगेश। तो योगेश जब आया, उसके हाथ में एक बुक थी जिसका नाम था सिनेमा फॉर बिगिनर्स। तो मैंने पूछा, ये मैं उस बुक को देखने लगा और मैंने पूछा, यार ये बुक तुमने कहाँ से खरीदी? तो उसने बोला, ये बुक तो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी की है। मैं दंग रह गया सुन के। आई वॉज रियली शॉक्ड कि कॉलेज की लाइब्रेरी में ये सिनेमा वाली बुक। मैंने पूछा, यार तुम्हारा कॉलेज में तुम पढ़ते क्या हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो? तो उसने कहा मास कम्युनिकेशन। ये नाम, ये मास कम्युनिकेशन जो वर्ड है, वो मैंने पहले सुना था। मुझे पता था कि ऐसा कोई कोर्स होता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसमें फ़िल्म मेकिंग भी पढ़ाई जाती है। और ख़ासकर जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है इवेंचुअली, इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे योगेश पढ़ रहा था, उस कॉलेज में मास कम्युनिकेशन के कोर्स में फ़िल्म मेकिंग को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो तवज्जो दिया जाता था उस समय, तो अब मैं नहीं जानता। तो मैंने योगेश से बोला कि यार अगर ऐसा कोई कोर्स है तो मुझे प्लीज़ उसका पूरा सिलेबस दिखाओ। तो योगेश ने मुझे पूरा सिलेबस दिखाया। उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग का भी कोर्स था, उसमें कैमरा का भी कोर्स था, उसमें एडिटिंग भी थी। तो मैंने कहा, यार यही तो पढ़ना है मुझे, यही तो मुझे करना है। 2 साल का कोर्स था। और कॉलेज देखा मैंने, कॉलेज ज़बरदस्त था, लाइब्रेरी ज़बरदस्त थी। कॉलेज में एक सुप्रिया मैम थी, बहुत बहुत प्यारी थी वो, बहुत, सब सारे स्टूडेंट्स को अपने बच्चे की तरह वो ट्रीट करती थी। उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे कोर्स के बारे में डिटेल समझाई और एडमिशन की लास्ट डेट वगैरह के बारे में बताई। मैंने पापा को कॉल किया, पापा से बोला कि ऐसा ऐसा कोर्स है, और पापा ने बोला अगर तुम्हें सही लग रहा है तो कर लो। तो मैंने कर लिया। मैंने बोला कि ठीक है यार, अब यही करते हैं। मतलब जो काम हम अपने खाली समय में कर रहे थे, आने वाले 2 साल में अब वही पूरा का पूरा काम होने वाला है, वही पूरी की पूरी पढ़ाई होने वाली। ये सोच के ही मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने एडमिशन ले लिया इंदिरा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में, जहाँ मैंने मास कॉम की पढ़ाई की और मास कॉम के अंदर फिल्म मेकिंग सीखी। क्या क्या सीखा, कैसे कैसे सीखा, कॉलेज लाइफ कैसी रही, एक फ़िल्म मेकिंग स्टूडेंट की लाइफ क्या क्या होती है, फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो सुनते रहिए सिनेमा बोध विद सौरभ, मुस्कुराते रहिए, कीप लविंग, कीप फिल्मिंग।